नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। कबीर दास जी, जिन्होंने अपने दोहों से देश ही नहीं उस काल में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। कबीर जिसे सर्वधर्म संभाव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उनके नाम से समाज में नई राह दिखाने के नाम पर एक बाबा ने अनैतिक कामों का पूरा तंबू तान रखा था। इस अवैध आश्रम में कई अवैध गतिविधियां संचालित होती थीं और आरोप तो यहां तक है कि बाबा के इस आश्रम में मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के साथ दुष्कर्म की भी आशंका है। क्या है पूरा मामला, जरा रिपोर्ट देखिए आप। देवास के आश्रम में अस्मत से खिलवाड़, विक्षिप्त महिला के गर्भवती होने से महापाप का खुलासा। इन महिलाओं की जिंदगी ऐसी है कि इन्हें ना अच्छा पता है, ना बुरा, न ये पुण्य जानती है, न पाप, न इन्हें दुख होता है, न खुशी। ऐसी विक्षिप्त महिलाओं की जिंदगी में पाप के ऐसे टांके लगे हैं कि सुनने देखने वाला दर्द से सिहर उठा है। देवास के आश्रम में दरिंदगी का ये खेल कब से चल रहा था किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब पाप का घड़ा भरकर छलका तो हर कोई धिक्कार उठा। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब जामगोद इलाके में स्थित कबीर आश्रम में मानसिक रूप से कमजोर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गया। पहले तो हमने, चूंकि इनकी सुरक्षा हो सके इन दिव्यांग युवतियों की, तो इनको वन स्टॉप सेंटर जो हमारा है वहाँ पे रेस्क्यू करके रखा गया है और उनकी लगातार काउंसलिंग जारी है। जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ऑलरेडी पुलिस ने इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी। फिलहाल नवजात, पीड़ित महिला और आश्रम के लोगों का DNA टेस्ट कराया जा रहा है। DNA रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगा। दरअसल बीते 6 नवंबर को मानसिक रूप से कमजोर और मुकबधिर गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ये अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रही थी। उसके बाद महिला की काउंसलिंग की गई। इस दौरान उससे आश्रम के बारे में जानकारी मिली। फिर प्रशासन ने आश्रम पर दबिश देकर दूसरी युवतियों को मुक्त कराया। IBC 24 की टीम जब आश्रम पहुंची तो आश्रम के एक सेवादार से पता चला कि बाबा आश्रम छोड़कर कहीं जा चुके हैं। तो हमने फिर 2 दिन पहले पुलिस विभाग, राजस्व और महिला बालिका से संयुक्त कार्रवाई करके और वहाँ से रेस्क्यू करके हमने वहाँ से 6 महिलाओं को दिन बरामद किया अलग अलग जगह से। CSP साहब वगैरह आए थे। क्यों? और वो महिलाएं जो आप लोग यहाँ पे जो जुड़ी थी, उनको ले गए? काज करते ना, कोई गोबर उठाते, कोई कंडे उठाते, क्या बनाते, ये करते रहते। तो उनको क्यों लेकर के आए थे यहाँ पे? कौन आ गया था? नहीं, ये हम नहीं जान सकते, ये नहीं बता पाएंगे। प्रशासन क्या कर रही है हमारी। प्रशासन लेके गया क्या उनको? नहीं, ये नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा ना। कबीर बाबा के आश्रम में विलुप्त प्रजाति का कछुआ और हिरण के सिंग सहित कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिनकी जांच के लिए वन विभाग को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि आश्रम में तांत्रिक क्रियाएं भी होती थी। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा IBC 24 की ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने ट्वीट करते हुए राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले का खुलासा होने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ भी कहीं गलत अनैतिक काम होंगे, भ्रष्टाचार होगा, गलत काम होगा, वहाँ अवैध काम होगा, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से उनका सफाया करेगी। महिला सुप्रिंटेंडेंट होना चाहिए था और दूसरे जितने भी अधिकारी हैं महिलाएं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पुरुष काम कर रहे थे और सरकार फिर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। महिला बाल विकास पता नहीं क्या काम कर रहा था, सामाजिक कल्याण विभाग क्या काम कर रहा था, किसी को कुछ पता नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल तो देवास के कबीरपंथी आश्रम में विक्षिप्त महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद बवाल तो बढ़ा, पर प्रशासन ने कार्रवाई का डंडा चला दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे गैर रजिस्टर और रजिस्टर संस्थान खास तौर पर दिव्यांग और मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिलाओं को आश्रय देने के नाम पर समाज की आर्थिक मदद पर चलते हैं। उन पर सतत और कड़ी निगरानी क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि इससे पहले भी इस आश्रम पर गोवध समेत कई अनैतिक कामों के संगीन आरोप लग चुके हैं। देवास से दीपक यादव और मोहनीश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उमरिया में जनजातीय गौरव सम्मान के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी वन ग्रामों राजस्व ग्राम बनाया जाएगा। उन्हें
और उन्होंने शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर करने सहित राज्य में 2 नए फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। उन्होंने वनों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई ऐलान किए हैं। वहीं उन्होंने लव जिहाद पर गरज कर कहा कि कड़ा कानून बनाकर इसे रोकेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर 24 नवंबर से उमरिया के बांधवगढ़ पहुंचे शिवराज आज करगिली जनपद के डगडुआ गांव में आयोजित जनजाति दिवस गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मंच से ही मुख्यमंत्री ने वनों पर आधारित वनोपजों के समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ वन आधारित कुटीर उद्योग लगाने पर उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही। और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित करने को लेकर सरकार के द्वारा किए गए फैसलों को विस्तार से बताया। वहीं कुछ आदिवासी परिवारों ने दिग्विजय शासनकाल में 2,500 रुपये में मिले फर्जी पट्टे की जानकारी दी तो शिवराज सिंह चौहान ने असली पट्टा देने की बात कही और दिग्विजय सिंह को भी कोसा। आज उस फैसले का मैं ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर जितने वन ग्राम हैं सब राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे और बाकी गांव की तरह और सुविधाएं दी जाएंगी। केवल एक अंतर रहेगा कि अपनी जमीन जो पट्टे की है वो बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में रह रहे निर्वासितों की यदि रोशनी एक्ट के तहत कश्मीर में जमीन हड़पी गई है तो वो गृह मंत्रालय में आवेदन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार जमीन वापस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसे लेकर केंद्र सरकार से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में रोशनी एक्ट के नाम पर अंधेरा फैलाने का काम किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्ट कांग्रेस की ओर से पैदा किया गया था, जो कि अभिशाप है। दरअसल साल 2001 में जम्मू कश्मीर में तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने गरीबों के घरों को रोशन करने के लिए जम्मू कश्मीर भूमि एक्ट लागू किया था। इसके तहत साल 1990 में हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में लाकर इसे नियमित करने का फैसला लिया गया था। इससे कश्मीर छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में जाकर बसने वालों को कब्जाई जमीन वापस मिलने का रास्ता बंद हो गया था। जो निर्वासित उस समय के मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत अगर उनकी जमीन को भी किसी ने हड़पा है तो वो गृह मंत्रालय को उसकी विस्तृत जानकारी दें। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनको न्याय मिले। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद पहली बार शिवराज कैबिनेट की बैठक कल 26 नवंबर को होगी। इसमें ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। राजस्व विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा था। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कैनरा बैंक से 7.35% पर 800 करोड़ के लोन की गारंटी सरकार से लेने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं पशुपालन विभाग का नाम अब पशुपालन और डेयरी विभाग करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने गौ कैबिनेट का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 2000 गौशालाएं खोलने की घोषणा भी की है। ऐसे कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिना अनुमति भीड़ जुटाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे कांग्रेस विधायक मसूद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा और भोपाल से अधिवक्ता अजय गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दलील दी कि विधायक आरिफ मसूद पर पहले एफआईआर में कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का जिक्र है। इस मामले पर उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में जानबूझकर 4 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का नया मामला दर्ज कर लिया गया, जो प्रायोजित लगता है। दलील दी गई कि अगर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था तो भीड़ जमा करने वाले दिन ही उन पर यह आरोप लग जाना चाहिए था, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई की गई है। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी। उनके खिलाफ सेक्शन 153A आईपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जिसमें उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के लिए प्रकरण को सुरक्षित रख लिया है। और मध्य प्रदेश उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है। भिंड में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस की सीनियर एमएलए डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भेजा है। निंदा प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने आरोप लगाया कि गोविंद सिंह ने मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को हराने का काम किया है और इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है।
मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह कांग्रेस में सबसे सीनियर विधायक हैं। बावजूद इसके उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि गोविंद सिंह के खिलाफ जो भी निंदा प्रस्ताव आया है उस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहाँ पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का सवाल है ना, सीनियर लीडर है और क्यों किस तरह का ये मामला है, क्यों बात उठी, ये मैं समझता हूँ कमलनाथ जी देखेंगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में एक समय में एक साथ 2000 से अधिक उद्योग शुरू होंगे और ये उद्योग एक साथ 40 जिलों में शुरू किए जाएंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगों का लोकार्पण करेंगे तो वहीं मंत्रियों को भेजा जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है। एमएसएमई विभाग का दावा है कि अब तक 40 जिलों से करीब 2000 उद्यमियों ने उद्योग लगाने की रुचि दिखाई है। उद्योग लगाने के प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। नवीन उद्योगों के लिए जमीन आवंटित करने की तैयारी चल रही है। नियमों के तहत नए उद्योगों को सब्सिडी भी दी जाएगी। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का कहना है कि कोरोना काल से ही इसकी तैयारी चल रही थी। नए साल में प्रदेश को नए उद्योग तो मिल जाएंगे, साथ ही बड़े स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। वहीं कांग्रेस ने हकीकत में कुछ नहीं होने की बात कही है। हम कम से कम 40 जिलों में एक साथ अगले 3 महीने में एक ही दिन हजारों की संख्या में उद्योग चालू करने वाले हैं। हर जिले में 40 जिलों से आवेदन आ चुके हैं मेरे पास। हमारी कोशिश ये है कि हम ये सब प्रक्रिया पूरी कर लें और एक ही दिन उसका भूमि पूजन करके काम शुरू करें। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की ड्रेस अब स्व सहायता समूह तैयार करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश के स्व सहायता समूह को स्थापित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। पहले चरण में ऐसे स्व सहायता समूहों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की ड्रेस तैयार करने का काम सौंपा गया है। अब ड्रेस तैयार करने के लिए ऐसे स्व सहायता समूहों को सरकार राशि भी दे चुकी है। 150 करोड़ रुपए की लागत से स्व सहायता समूह करीब 2 करोड़ स्कूल ड्रेस तैयार करेंगे। अब दूसरे चरण में इन स्व सहायता समूहों से निजी स्कूलों की ड्रेस तैयार करवाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इस संबंध में निजी स्कूलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इधर विपक्ष का कहना है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को अब स्व सहायता समूहों की याद आई है। स्वयं सहायता समूह को और ज़्यादा सक्षम बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी की दिली इच्छा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरा ड्रेस का पहला काम दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसके आगे के भी योजना बनाई गई है। स्व सहायता समूह से प्राइवेट स्कूलों में ड्रेस देंगे, एक बड़ी अजीब सी बात है। जो व्यक्ति 15 वर्ष का मुख्यमंत्री रहा हो वो आज कहता है कि हम अब सब कर देंगे। तो आप तब क्या सो रहे थे? तब आपके पास में क्या क्षमताएं नहीं थी जो आज क्षमताएं पैदा हो गई। और में लगातार एंटी माफिया मुहिम के तहत गुंडों और बदमाशों के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नगर निगम की जमीनें जिन पर बेधड़क कब्जे किए जा रहे हैं और निगम के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पूरा मामला हुकुमचंद मिल का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मिल की 42 एकड़ जमीन को निगम के सुपुर्द किया गया था। इन जमीन को बेचकर निगम मिल मजदूरों को मुआवजा देने वाला था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अब निगम की इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण होते दिख रहा है, जिसके कारण मजदूरों को मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। अभी हम 2 दिन पहले कमिश्नर महोदय से भी मिले और उनसे भी हमने निवेदन किया है कि अतिक्रमण जो हो रहा है इसको रोका जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं दिखवाती हूँ। आज 3-4 दिन है, अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार की कार्रवाई आने वाले दिनों में भी चलेंगी, क्योंकि प्रदेश शासन की मंशा भी स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के ऐसे सामाजिक तत्व जो समाज के लिए कहीं भी तकलीफ पैदा करते हैं उनको हम लोगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जबलपुर जिला अस्पताल में हाल ही में कराए गए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
दरअसल छोटी छोटी तकलीफों से राहत पाने के लिए बार बार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के लगातार इस्तेमाल से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। साथ ही एक समय ऐसा भी आता है जब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल शरीर पर बेअसर साबित होता है। हैरान करने वाले इन आंकड़ों के सामने आने के बाद हरकत में आए चिकित्सकों ने अब मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल में कमी लाई है। 75% के आंकड़े को कम करते हुए इसे 40% पर लाया गया है। हम लोग हर 3 महीने में इसका ऑडिट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कहलाता है। उसमें हमने एंटीबायोटिक का सर्वे किया था, ऑडिट किया था। हमारे अस्पताल में, विक्टोरिया अस्पताल में पहले ओपीडी के पर्चे में हॉस्पिटल में 75% तक एंटीबायोटिक का यूज़ होता था। हमने समझाइश दी, वर्कशॉप ली, ट्रेनिंग ली, उसके बाद आज हमारे यहाँ वो 40% पे हम उसको लेके आए, जो कि एक स्टैंडर्ड। इंदौर में रोज कोरोना पॉजिटिव ज्यादा मिल रहे हैं। मरीजों के कारण अस्पतालों में बिस्तरों की कमी होने की आशंका जताई जा रही है और हर रोज जिले में 500 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं जिले में कोरोना का इलाज कराने वाले मरीजों की आधी संख्या दिगर जिलों की है। ऐसे में बिस्तरों की कमी ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी वर्तमान में कम देखी जा रही है, तो अन्य कई प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो शासकीय चिकित्सालय हैं, जो कि काफ़ी बेहतर इलाज दिया है उन्होंने अभी तक, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हो, MRTB हो या MTH हो, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में बेड्स की उपलब्धता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को अपनी मेंबरशिप से बाहर कर दिया है। NSE ने कल देर रात इस ब्रोकरेज हाउस को डिफॉल्टर घोषित किया है। दरअसल ग्वालियर के संदीप शर्मा ने नवंबर 2019 में कार्वी ब्रोकरेज को लेकर एक शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि कार्वी हाउस ने बिना अथॉरिटी लिए 95,000 निवेशकों के 2,300 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। कार्वी ने पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल करते हुए निवेशकों के शेयर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे, जिसके बाद 22 नवंबर 2019 में सेबी ने कार्वी के नए क्लाइंट जोड़ने पर रोक लगा दी थी। साथ ही स्टॉक ब्रोकिंग करने और पावर ऑफ अटर्नी के इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद 1 साल से कार्वी को लेकर जांच चल रही है। सेबी में एवं जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको शिकायत करी, जिसमें मैंने कहा कि कार्वी से संबद्ध जो भी एक कंपनी है उनकी एक विस्तृत जांच की जाए, जिससे कि ये कंपनी जो दस्तावेजों को मैनिपुलेट करके भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का काम कर रही है वो उजागर हो सके। कल 24 नवंबर 2020 को सेबी ने एक निर्णय पारित किया, जिसमें कार्वी को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है एवं डिफॉल्टर घोषित किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।